हाँ सेठ जी, सुनाइए। अरे विक्रम, गोदाम पर जल्दी पहुंच, तेरे लिए काम है। ठीक है सेठ जी, मैं अभी आ रहा हूं शाम को। सेठ धर्मपाल ने मुझे अपने अड्डे पर बुलाया। उनके चेहरे पर हड़बड़ी साफ झलक रही थी। विक्रम, ये खेप बहुत खास है। इसकी कीमत करोड़ों में है और इसे कल सुबह होने से पहले दूसरे पते पर पहुंचना जरूरी है। जरा भी देर हुई तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिक्र मत कीजिए सेठ जी, आज रात ही निकल जाऊंगा। सूरज को भी साथ ले लूंगा। ठीक है, मगर एक बात याद रखना, मुख्य सड़क से मत जाना। नाकों पर चेकिंग बढ़ गई है। बीच वाले जंगल वाले रास्ते से निकल जाना, वहां कोई नहीं मिलेगा। मैंने सिर हिला दिया। मैंने सेठ जी की बात मानकर सिर हिला दिया। मगर मुझे उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस सुनसान रास्ते को हम सबसे सुरक्षित समझ रहे थे, वहां असल में कोई बहुत बड़ा खतरा हमारा इंतजार कर रहा था। रवाना होने से पहले हम एक छोटे से ढाबे पर रुके चाय पीने। ढाबे के बूढ़े मालिक ने जब सुना कि हम रात में जंगल वाली सड़क से जाने वाले हैं, तो उसका हाथ चाय के गिलास पर ही रुक गया। बेटा, उस सड़क से रात में मत जाओ। सूरज ने पूछा, हंसते हुए। क्या मतलब बाबा? बूढ़े ने आवाज धीमी कर दी। वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो रास्ता भटका देता है। गांव वाले उसे छलावा कहते हैं। वो कोई भूत नहीं, कोई साया है जो इंसान के मन से खेलता है। वो वही दिखाता है जो तुमने पहले देखा हो। तुम्हारा डर, तुम्हारा अपना चेहरा, तुम्हारे अपनों की सूरत। जो कोई उसके जाल में फंस जाए वो कभी वापस नहीं आता। बस एक ही तरीका है बचने का, जो भी दिखे उस पर भरोसा मत करना और रुकना मत। हम दोनों ने बूढ़े की बात हंसी में उड़ा दी। बाबा, हम रोज ऐसी सड़कों से गुजरते हैं, मैंने कहा और ट्रक स्टार्ट कर दी। मुझे उस वक्त अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद वही बात हमारी जान बचाने वाली थी। जंगल का रास्ता रात के अंधेरे में हम भीड़ भाड़ वाले इलाकों को पीछे छोड़ते हुए उस सुनसान सड़क पर मुड़ गए जो सेठ ने बताई थी। कुछ देर तक सब कुछ सामान्य लगा। हमने सिगरेट सुलगाई, शीशे थोड़े नीचे किए और गाड़ी के रेडियो पर हल्का गाना बजता रहा। मगर जैसे जैसे हम आगे बढ़े, इलाका बदलने लगा। सड़क के दोनों तरफ घने ऊंचे पेड़ थे जिनकी शाखें आपस में गूंथकर आसमान को ढक रही थीं। कहीं दूर किसी जानवर की डरावनी चीख सुनाई दी। फिर सन्नाटा। रेडियो में अचानक सिर्फ खरखराहट भरने लगी, जैसे कोई सिग्नल ही ना आ रहा हो। सूरज ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, अजीब जगह है यार। यहाँ कोई बत्ती नहीं, कोई घर नहीं, कुछ नहीं। बस थोड़ी दूर और फिर मुख्य सड़क मिल जाएगी, मैंने कहा। मगर मेरी आवाज में भी अब हल्की घबराहट थी। कुछ किलोमीटर चलने के बाद हेडलाइट की रोशनी में एक पुराना जंग लगा साइन बोर्ड दिखा। आगे मत जाना, आगे खतरा है, सूरज ने कहा। देखा भाई, बाबा ठीक कह रहे थे शायद। अरे, ऐसे बोर्ड तो जगह जगह लगे रहते हैं। किसी ठेकेदार ने रास्ता बंद करने के लिए लगाया होगा। टेंशन मत ले, मैंने खुद को समझाते हुए ट्रक आगे बढ़ा दी। थोड़ी दूर बाद एक और बोर्ड आया, बिल्कुल वैसा ही, मगर उस पर लिखा था, अब तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। इस बार हम दोनों की सांसें अटक गईं। ये कैसे लिखा हुआ है ये? सूरज की आवाज कांप रही थी। हमने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, मगर सड़क खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़ी देर बाद तीसरा बोर्ड आया, तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। और इस बोर्ड के ठीक बगल में एक काला साया खड़ा था, लंबा, बेढब। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थीं। उसे देखते ही मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। सूरज की चीख गले में ही अटक गई। मुझे उसी पल ढाबे वाले बाबा की बात याद आई, जो भी दिखे उस पर भरोसा मत करना और रुकना मत। मैंने दांत भींचकर एक्सीलेटर दबाया और उस साए के बगल से ट्रक को सीधा निकाल ले गया। सूरज, सुन मेरी बात, मैंने चिल्लाकर कहा। यह छलावा है, यह हमारे दिमाग से खेल रहा है।
जो कुछ भी दिखे नजरें मत मिलाना, रुकना मत, बस चुपचाप बैठ और खुद को संभाल। अगला बोर्ड आया तो उसके पास सूरज की पत्नी कावेरी खड़ी दिखी, बिल्कुल असली जैसी, हाथ हिलाते हुए जैसे मदद मांग रही हो। सूरज ने मेरा हाथ पकड़ लिया। विक्रम, वो कावेरी है, रोक गाड़ी। नहीं सूरज, वो असली नहीं है, नजर हटा, बस सामने देख, मैंने चिल्लाकर कहा और उसका हाथ झटक दिया। सूरज ने आंखें बंद कर लीं, बुदबुदाते हुए कुछ बोलता रहा, मानो खुद को याद दिला रहा हो कि यह सच नहीं है। घड़ी पर नजर डाली, रात का 1 बज चुका था। बस हमें किसी तरह 3 बजे तक टिके रहना है, मैंने कहा। हालांकि मुझे खुद नहीं पता था ये बात मुझे कहां से याद आई, जैसे किसी ने मेरे दिमाग में डाल दी हो। रात के 2 बजे एक और बोर्ड सामने आया और इस बार उसमें मैं खुद खड़ा था। एक विशालकाय काले साए ने मेरी गर्दन जकड़ रखी थी और देखते ही देखते उसने अपने लंबे नुकीले नाखूनों से मेरा गला चीर डाला। खून के छींटे बोर्ड पर बिखर गए और उस पर लिखे शब्द धीरे धीरे धुंधले होकर मिट गए। अपनी ही मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। गाड़ी हल्की सी लहराई। विक्रम, ध्यान से, सूरज चिल्लाया और उसी की आवाज ने मुझे होश में लौटाया। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया और आगे बढ़ता रहा। अभी हम संभले भी नहीं थे कि सड़क किनारे एक छोटा बच्चा रोते हुए दिखा, अंधेरे में हाथ फैलाए जैसे लिफ्ट मांग रहा हो। सूरज की आंखें फिर भर आईं। विक्रम, वो तो बच्चा है, इंसान का बच्चा, उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। सूरज, मैंने उसे झिंझोड़ा। बाबा ने कहा था ना, जो दिखे उस पर भरोसा मत करना, यह भी भ्रम है। सच्चा बच्चा इस सुनसान जंगल में आधी रात को अकेला नहीं होगा। सूरज ने आंखें मूंद लीं और चुपचाप बैठ गया, होंठ भींचे हुए, मानो अपने आप से लड़ रहा हो। भोर की तरफ आखिरकार घड़ी में 3:10 हुए। अचानक बोर्ड आना बंद हो गए। जंगल का घना अंधेरा छंटने लगा। दूर कहीं मुर्गे की बांग सुनाई दी और सड़क फिर से एक आम सुनसान सड़क जैसी लगने लगी। कोई साया नहीं, कोई बोर्ड नहीं। हम निकल आए क्या? सूरज ने कांपती आवाज में पूछा। हाँ भाई, मैंने लंबी सांस ली। हम निकल आए। सुबह होते होते हम तय पते पर पहुंच गए। खेप सही सलामत सौंप दी गई। सेठ धर्मपाल का काम पूरा हो गया, मगर हम दोनों के चेहरे बता रहे थे कि रात कुछ आम नहीं थी। वापसी में हमने वही ढाबा ढूंढा। बूढ़ा मालिक हमें देखकर चौंक गया, फिर मुस्कुराया। बच गए तुम दोनों। कम ही लोग बचते हैं उस सड़क से। अब समझे मैं क्यों मना कर रहा था। जैसे उसे यकीन ही नहीं था कि हम वापस लौटेंगे। उसने चाय के 2 गिलास हमारे आगे रख दिए। हमने सिर हिला दिया। उस रात के 3-4 घंटे हमारी जिंदगी का सबसे लंबा सफर बन गए थे। एक ऐसा जख्म जिसे हम चाहकर भी कभी भुला नहीं पाएंगे। आज भी जब कभी रात में कोई सुनसान सड़क सामने आती है, विक्रम और सूरज गाड़ी का रुख बदल लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं, कुछ और भी लेकर जाते हैं।